Hello, my dear students. This is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, हम लोग क्लास 7th के चैप्टर नंबर 6 जो कि है एडोलेसेंस और स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज उसे हम लोग कर रहे थे। तो वही चीज आज कंटिन्यू रहेगा। पार्ट 1 जो है आपका चैनल पे अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे आई बटन में आपको मैं दे देती हूँ पार्ट 1 की लिंक। ओके, नाउ अब आपको मैंने यहाँ तक पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका था। ओके, अब इस क्लास में हम लोग कहाँ से करेंगे 6.3 से हमारा इमोशनल और बिहेवियरल चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि एडोलेसेंस में इमोशनल और बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इमोशंस में उनसे इमोशंस से रिलेटेड है बिहेवियर, बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि क्या-क्या चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या-क्या हैं, ठीक है? फिजिकल चेंजेस क्या-क्या हैं और हमारे रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी में क्या-क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। अब इमोशनल और बिहेवियर की टर्न है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया होगा। चलिए, तो क्या है आपका सबसे पहली बात तो पहले आप खुद को ऑब्जर्व करोगे, है ना? कि क्या आपके इमोशंस में, आपके बिहेवियर में कोई चेंजेस आए हैं? पहले अगर पहले की टाइम की आप देखो तो आपके इमोशंस कैसे थे, आपका बिहेवियर कैसा था और अभी के टाइम का आप अपनी बिहेवियर को और इमोशंस को ऑब्जर्व करना, है ना? और अपने फ्रेंड्स की भी पास्ट 1-2 इयर्स के बिहेवियर इमोशंस को ऑब्जर्व करना। तो उसमें आपको कुछ-कुछ चेंजेस नज़र आएँगे। जैसे कि आप एक्साइटेड फील कर रहे हो, कन्फ्यूज़्ड हो, जैसे कभी पहले क्या थे कंफ्यूज नहीं थे, अभी क्या है थोड़ा-सा ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट होता है माइंड में। एक्साइटमेंट आ जाता है किसी भी चीज़ को लेके, है ना? दोनों चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों के अंदर ये सारे चेंजेस नज़र आएँगे, ओके? तो इन्हीं बहुत और भी बहुत सारे इमोशनल चेंजेस हैं, वो हमें टेबल नंबर 6.2 में फिल करना है, ठीक है? क्या-क्या इमोशनल चेंजेस हैं वो और उनके बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, वो चीज़ लिखना है। और फिर क्या, कैसे हम लोग अब पॉजिटिव ग्रोथ के और डेवलपमेंट के टुवर्ड्स उसको मतलब यूज़ करें, ठीक है? क्या-क्या तरीका है फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये आपको बताना है इस टेबल में। तो क्या है पहला, दूसरा तो आपको दिया हुआ है। पहला क्या है इमोशनल चेंजेस में क्या आते हैं मूड स्विंग्स, मतलब तुरंत-तुरंत हमारे मूड में चेंजेस आना, ठीक है? तो हमारे मूड में जैसे कि कभी हम लोगों को क्या होता है हम लोग एंगेज होते हैं बहुत सारे जैसे स्कूल में एक्टिविटीज़ होते हैं ना, कोई बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई डांस में, कोई म्यूज़िक में, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे जैसे कोई-कोई बच्चे क्या करेंगे कभी उसे इंटरेस्ट होगा कि म्यूज़िक में मैं जाऊँ। फिर कभी कुछ टाइम के बाद सोचोगे कि मुझे डांस भी करना आता है, चलो मैं डांस में भी पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, ओके? और या फिर स्पोर्ट्स में, तो इस तरह से टाइम टू टाइम क्या होता है हमारा मूड जो है वो चेंज होते रहता है, ठीक है? और उसके लिए पॉजिटिव ग्रोथ की बात करें तो क्या सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग इनकरेज होते हैं। मतलब खुद को एक्सप्लोर करते रहते हैं कि हमें क्या चीज़ करना चाहिए, हमारे लिए म्यूज़िक सही है, डांस सही है ना? खुद को एक्सप्लोर करने में लगे रहते हैं इस एज में, ओके? और इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जिसमें जैसे कि क्रिएटिविटी हो गए, इनोवेशंस हो गए, इनोवेटिव आइडियाज़ में हम लोग एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारा, है ना? हमारा यानी कि एडोलेसेंट पीरियड के बच्चों का, ओके? नाउ दूसरा क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशंस होता है एडोले एडोलेसेंट स्टेज में। हमारा क्या होता है इमोशंस जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग किसी भी चीज़ के लिए इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है? कोई अगर हमको कुछ थोड़ा-सा बोल दिया तो थोड़ी देर के लिए भी हम लोग मतलब थोड़ा-सा भी बात के लिए हर्ट हो जाते हैं, है ना? और क्या होता है इंक्रीज़ सेंसिटिविटी, जब हमारा मतलब वही है सेंसिटिव हो जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर थोड़ा-सा कुछ बोल दिया तो तुरंत रो रो भी सकते हैं, ठीक है? किसी भी छोटी-सी बात के लिए हम लोग हँस भी सकते हैं। तो हमारा सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस टाइम में, ओके? कंपैशन यानी कि दयालुता, ठीक है? किसी को किसी के
मतलब देखकर उसकी इस परिस्थिति को समझना और उसके उसके प्रति काइंड होना, ये सब हो गया कंपैशन। और क्या है, हमारा इन्वॉल्वमेंट जैसे कि सोशल वर्क करना, वो सब में इन्वॉल्वमेंट होता है। और और क्या-क्या होते हैं इमोशनल चेंजेस, जैसे कि फ़ियर आना, है ना? जैसे आपको क्लास में कभी कोई टीचर पूछ रहे हो कुछ आंसर, नहीं आंसर दे पाए, ठीक है? तो या तो उस टीचर से आप डरोगे, अगर वो स्ट्रिक्ट टीचर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उनसे आप डरोगे, या फिर मान लो कि आप नहीं दे पाए आंसर, या फिर आप कुछ गलत आंसर दे दिए, तो उस समय आप क्या करोगे? इनसिक्योर फ़ील करोगे। अपने एग्ज़िस्टेंस पर सेल्फ डाउट करने लगोगे, है ना? इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा आपके बिहेवियर में कि सेल्फ डाउट करोगे खुद पर, है ना? तो ये सब हम लोग कैसे मतलब पॉज़िटिव ग्रोथ की तरफ ला सकते हैं? प्रैक्टिसिंग करना है, प्रैक्टिसिंग काइंडनेस टुवर्ड्स योरसेल्फ। अपने ऊपर दयालुता से, मतलब कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस करते-करते होता है ना, तो उस तरह से आप एनहांस कर सकते हो खुद को। फिर आइडेंटिटी कन्फ्यूजन होते रहता है हमें, ठीक है? कि हम क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं। कभी आप जैसे इस समय हो तो आप सोचते होंगे ना कि हम बड़े होकर ये करेंगे, वो करेंगे, 12th में जाने के बाद हमको ये पढ़ना है, ठीक है? तो हर टाइम आपका क्या होता है, माइंड जो है डाइवर्ट होते रहता है, कभी इधर सोचते हो, कभी उधर सोचते हो। तो ये है आपका कन्फ्यूज़न, यहाँ पे आइडेंटिटी को लेकर है, ठीक है? कि आप खुद क्या हो, ठीक है? आपको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ आपका कन्फ्यूज़न रहता है माइंड में। ये भी एक इमोशनल चेंजेस में ही आएँगे। और क्या है कि आप लोग इस एज में रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब किसी भी चीज़ का रिस्क लेना। फिर पीयर इन्फ्लुएंस, ये सब हो गया, ठीक है? पीयर इन्फ्लुएंस मतलब कि जो आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स वगैरह हो गए, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं कुछ-कुछ चीज़ों में, ठीक है? जैसे किसी का कुछ राइटिंग अच्छा है, तो भाई मेरा भी राइटिंग अच्छा होना चाहिए, है ना? किसी की अच्छी आदतों को पकड़ते हो, किसी की बुरी बुरी चीज़ों को देखकर उनसे सीखना चाहते हो ना, लेकिन बुरी चीज़ों को तो हम लोग को लेना नहीं है। तो हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि पॉज़िटिव पॉज़िटिव ग्रोथ होना चाहिए उस चीज़ का। तो वो चीज़ आपको डेवलप करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको डेवलप करना है, फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए, मैनेज स्ट्रेस को मैनेज करके रखना चाहिए, है ना? तो इस तरह से ये आपका हो गया इमोशनल और बिहेवियर चेंजेज़ में। इमोशनल चेंजेस क्या-क्या होते हैं, जैसे कि इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं, अपने खुद के आइडेंटिटी को, मूड स्विंग्स होते हैं, हाइटेंड सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, ठीक है? मतलब खुद पे ध्यान देना, कुछ भी चीज़ हो रहा हो अपने, इसमें क्या होता है आपका फेस वगैरह थोड़ा-सा खराब हो जाता है, पिंपल, खुद को अपने आप को अच्छे से रखने की कोशिश करते हो, मतलब आपका आइडेंटिटी किसी और के सामने खराब ना हो, इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस करते रहते हो अपने अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, है ना? ये चीज़ अभी इस एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ओके? बिहेवियर इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं बिहेवियर पे कि इंक्रीज हो जाता है रिस्क टेकिंग, कम्युनिकेशन चैलेंजेस आते हैं, पीयर इन्फ्लुएंस, स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंस, ये सारे चीज हो गए, ओके? और पॉजिटिव ग्रोथ क्या वेज क्या हो गया आपका, जैसे कि इनकरेज इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये हो गया। और फिजिकल एक्टिविटी हो गया, मैनेज स्ट्रेस हो गया, फिर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हो एक दूसरे के साथ, है ना? पॉजिटिव बिहेवियर रख सकते हो, और अपने इंटरेस्ट को सपोर्ट करना, ये भी आप कर सकते हो, यहाँ पे लिख लेना, सपोर्ट योर इंटरेस्ट, ओके? अब क्या है, ये सारी चीजें हो गई, एंड सपोर्ट प्रोवाइड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, तो ये सब आप लिख सकते हो, ओके? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब ये सब चीज़ तो हम लोग डिस्कस कर लिए टेबल नंबर 6.2 में। तो हम लोग क्या डिस्कवर किए कि डाइवर्स बिहेवियरल चेंजेस होते हैं एक एडोलेसेंट में, ठीक है? या वेदर दे आर गर्ल और बॉय, ओके? दिस इज़ बिकॉज़ ये क्यों होता है ऑफ़न एडोलेसेंस पीरियड में? क्योंकि हमारा इस टाइम जो है
इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जो कि चाइल्डहुड में हमारा इमोशंस था, वो कुछ और चीज़ों को लेके, अभी कुछ और चीज़ों को लेके, तो अभी का इमोशंस जो होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। These इमोशंस माइट अफेक्ट एडोलेसेंट्स बिहेवियर, और यही इमोशंस क्या करते हैं? एडोलेसेंट्स के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? कहीं से आप देखो इमोशनल हो, आपको अगर सही गाइडेंस मिल रहा हो, तो आप पॉजिटिवली ग्रो करोगे, है ना? और उसी समय को अगर नेगेटिव गाइडेंस मिल रहा हो, नेगेटिवली आपको कोई इफ़ेक्ट मतलब कर रहा हो, तो उस समय आपका बिहेवियर क्या जाएगा? नेगेटिव की ओर जाएगा, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें होती हैं, है ना? The emotions might affect adolescents' behavior, like taking up, joining social initiatives to support the needy and disadvantaged. हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ में पार्ट लेते हैं, ओके? फिर सोशल इनिशिएटिव्स को जॉइन कर सकते हैं। ये सारे मतलब इस टाइम में बहुत ज़्यादा उभर के आएँगे आपका। यही सारे चीज़ जो हैं होते हैं इस वक़्त में, ओके? हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी डिसएडवांटेज है, जैसे कि किसी का पैर में कुछ तकलीफ़ है, ठीक है? तो आप उस समय उस वक़्त अगर किसी को रास्ता क्रॉस करना है तो क्या करोगे? आप उसको हेल्प करके उसको इधर करवा दोगे। तो यही हो गया आपका बिहेवियर, ठीक है? तो जिस तरह का आपका इमोशंस होगा, वो कैसा इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपका इमोशंस में, वैसा ही इफ़ेक्ट आपका पड़ेगा बिहेवियर में, ओके? डेवलपिंग डीपर इंटरेस्ट इन न्यू एरियाज़, और क्या होता है, हमारा नए-नए एरियाज़ में इंटरेस्ट भी जागता है, ठीक है? ये हो गया। नाउ अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशंस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड एक्शंस कैन हेल्प अस मेक बेटर चॉइसेस एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन थॉटफुली। हमारा इमोशंस जो है, हमारे बिहेवियर और एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब हमारा इमोशंस जिस तरह का होता है, उस तरह का इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर और एक्शंस पे। तो इस तरह से हम लोगों को बेटर चॉइसेस करने में हेल्प मिलता है, और हम लोग किस जैसे कभी भी कुछ भी, जैसे बचपन में क्या होता है, हम लोग कभी भी कुछ सोचते नहीं है, कुछ भी किसी के सामने भी बोल देते हैं, है ना? तो इस वक़्त क्या होता है कि आपके इमोशंस और आपके बिहेवियर के तौर पे अगर आप देखो, तो आप थॉटफुली किसी भी डिसीजंस को थॉटफुली अपने आप सिचुएशन को सोच सकते हो, और उसके थॉटफुली सोचने के बाद ही उसका रिस्पॉन्स करते हो, है ना? अपने चॉइसेस को बेटर, जैसे कि आप कुछ भी पहले का जो चॉइसेस था, अभी अगर आपके चॉइसेस देखोगे तो आपका बेटर चॉइसेस होगा। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से सोच पा रहे हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये आपकी कंप्लीट हो गई इमोशनल चेंजेस और बिहेवियर चेंजेस। अब आते हैं मेकिंग एडोलेसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। ये सारी तो चेंजेस हो गई बॉडी में, क्या-क्या चेंजेस हुए, फिजिकली क्या चेंज हुआ, ठीक है? इमोशनली क्या चेंज हुआ, ये सारी बातें हुई। अब जो एडोलेसेंस ये एक जॉयफुल एक्सपीरियंस है। इसको जॉयफुल कैसे बनाया जा सकता है ना? मज़ेदार कैसे बनाया जा सकता है? तो जो हमारा जर्नी होता है एडोलेसेंस का, वो एक यूनिक एक्सपीरियंस है, ओके? सबसे अलग एक्सपीरियंस है। इसमें क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी होते हैं, एक्साइटमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? उत्साह होता है, जिज्ञासा होता है इस स्टेज में, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रखना, और किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटमेंट बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें इस एज में बहुत ज़्यादा होती है ना? और इन सब की वजह से क्या होता है, उन्हें एक किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया मिलता है ना? दे हैव अ न्यू व्यू पॉइंट टुवर्ड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड देम, ठीक है? तो हर चीज़ को वो लोग अपने नए नज़रिए से देखते हैं। देयर परसेप्शन व स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम earlier. Okay. Now, good habits, thoughtful decisions, and small actions have powerful positive impact on overall well-being of adolescents. जो भी एडोलेसेंट्स हैं, उनके गुड हैबिट्स, थॉटफुल डिसीजंस और कुछ-कुछ स्मॉल एक्शंस जो हैं, वो उनके ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पे छोड़ते हैं, है ना? उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए, अब आते हैं 6.4.1 पे।
मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स। जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6, सॉरी, चैप्टर नंबर 2 जो है ग्रेड 6 की माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू अ हेल्दी बॉडी, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी को एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो इस टाइम में सिंस एडोलेसेंस is a period of growth and development marked by several changes in the body, a nutritious diet is utmost importance। क्योंकि एडोलेसेंस में क्या है, एक ये एक पीरियड है जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में। तो इसलिए एक न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लो, तो क्या होगा, आपका बॉडी उस तरह से प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, है ना? तो फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यू नीड अ न्यूट्रिशियस डाइट, ओके? सो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रही है ये लड़की? शी इज सेइंग फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू परफॉर्म वेल ऑन द प्लेग्राउंड वी नीड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बताती है कि हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हम अपने प्लेग्राउंड में, जैसे कि खेल कूद अगर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हो, तो उस समय हम लोग अच्छे परफॉर्म करें, ठीक है? उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ओके? प्रोटीन्स क्या करेंगे? हमारे बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ देते हैं, कभी भी छिल छिल कट जाता है तो उसके उसको रिपेयर करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं, ओके? और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो वही एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे? जब दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो हमारा एनर्जी लॉस होगा, उस वक़्त हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, ठीक है? जैसे कि ग्लूकोज़ वगैरह लेते हैं ना, तो और ऐसे भी हम लोग अपने डाइट में शामिल करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। नाउ अब ये क्या कह रहा है भाई? He is saying that not only that, we also need an adequate amount of fats, vitamins and minerals as well। तो ये बता रहा है कि हमें सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए, हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में फैट्स भी लेने चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स भी लेने चाहिए। फैट्स क्या करेगा? ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा और स्टोर्ड स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी जो है आपका स्टोर्ड फॉर्म में आपके बॉडी में रहेगा। विटामिन्स और मिनरल्स क्या करेंगे? हमें किसी भी डिजीज़ से बचाएँगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ-साथ फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स भी सही मात्रा में चाहिए हमारे बॉडी के लिए, ओके? तो भाई चाहिए तो एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाए, है ना? क्या आपको लिस्ट प्रिपेयर करना है? इस टेबल में, टेबल 6.3 में आपको हेल्दी फूड सोर्सेस यहाँ पे बताने हैं, ओके? देन आपको क्या बताना है? जो उनसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है इस फूड सोर्सेस से, और उनके फंक्शन, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उनके क्या फंक्शन है, वो आपको बताना है। तो फूड सोर्सेस की तरफ देखते हैं। क्या है? मिल्क, मिलेट्स, कर्ड, चीज, पनीर, ठीक है? ये सारे फूड सोर्सेस हैं। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? कौन से न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं? कैल्शियम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? मिल्क से कैल्शियम मिल रहा है, प्रोटीन्स मिल रहा है, फैट्स मिल रहा है, और क्या मिल रहा है आपको? इनमें से विटामिन्स, मिनरल्स मिल रहा है। ये इनका फंक्शन क्या है इन न्यूट्रिएंट्स का? आपको इधर लिखना है, ठीक है? ये क्या करते हैं? टू हेल्प ऑप्टिमल बोन ग्रोथ, ठीक है? ये जो कैल्शियम है वो बोन ग्रोथ को, ये पहला प्रोटीन जो है वो ग्रोथ तो देता ही है, और कैल्शियम क्या कर रहा है? बोन को आपको ग्रोथ दे रहा है, ठीक है? बोन के लिए है और टीथ के लिए है कैल्शियम आपका, ठीक है? और क्या है? फैट्स क्या कर रहे हैं? गिव अस एनर्जी, ठीक है? गिव अस मोर एनर्जी भी आप लिख सकते हो। विटामिन्स और मिनरल्स क्या कर रहे हैं? हमें डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके? नेक्स्ट क्या है? जैसे यहाँ पे आपको गिवन है प्रोटीन्स, तो आप इसमें सोर्सेस क्या लिखोगे? प्रोटीन्स के जितने भी सोर्सेस है वो लिख सकते हो। प्लस आप इधर देखोगे क्या है? टू हेल्प प्रॉपर ग्रोथ, इनके जो फंक्शन है वो देखना है। टू हेल्प प्रॉपर ग्रोथ, गेन स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव लेवल्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना? तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो प्रोटीन के सोर्सेस आप लिख दोगे, जैसे दाल वगैरह हो गए, प्रोटीन के सोर्सेस सोयाबीन हो गए, ठीक है? फिर मीट वगैरह हो गए, एनिमल सोर्सेस हो गए प्रोटीन के, वो सब लिख दो, है ना?
मीट, एग्स वगैरह, फैट के सोर्सेस आप लिखो, जैसे कि घी हो गया, मिल्क में भी फैट होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स के जो सोर्सेस हैं जैसे राइस, मेज़, ये सब आप डाल दो। बीन्स हो गए प्रोटीन के, और मीट भी हो गए प्रोटीन फैट्स के, दोनों के। तो इस तरह से आप लोग फूड सोर्सेस लिख लेना, ठीक है? आप अगर को अगर याद ना हो तो आप लोग क्लास 6 का वीडियो एक बार देख लेना, माइंडफुल ईटिंग, या फिर क्लास 8 का जो ब्रिज प्रोग्राम है, ठीक है? ब्रिज कोर्स होगा या फिर ब्रिज प्रोग्राम के नाम से होगा, उसमें क्या है, फूड चैप्टर में आपको ये सारे सोर्सेस बताए गए हैं। तो आप इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो, ओके? अब आपको ये हो गया, तो अब इनका आपको फंक्शन लिखना होगा और फंक्शंस लिखने हैं। तो प्रोटीन की फंक्शन डाल दो कि क्या करते हैं, हमारे डैमेज सेल्स को रिपेयर करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं, रिकवर करते हैं, एंड हेल्प्स रिकवरी। तो ये सारी चीज़ आप लोग लिख लेना, है ना? अब यहाँ पे आयरन है, तो आयरन के यहाँ पे सोर्सेज़ आपको गिवन होंगे, और यहाँ पे क्या है, टू हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, आयरन का सोर्सेज़ यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है? यहाँ पे क्या-क्या गिवन है आपको सोर्सेज़ में? स्पिनच, किडनी बीन्स एंड ड्राइड फ्रूट्स लाइक रेजिन्स एंड फिग्स। तो ये सारे आपके किसके हो गए, विटामिन्स, ये ड्राई फ्रूट से आपको विटामिन्स मिल गए, फिर डाइटरी फाइबर्स मिलेंगे, है ना? तो आप लोग ये सारी चीज़ डाल सकते हो। अब इनका आपको क्या करना है, फंक्शन बताना है ना? तो फंक्शन क्या हो जाएगा, विटामिन्स का फंक्शन हो जाएगा प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस, एंड डाइटरी फाइबर्स का क्या होगा, रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है? तो ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को ये हमें पास करने में मदद करता है, ओके? तो ये आप इस तरह से टेबल को फिल कर लोगे। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये आ गया आपका साइंस एंड सोसाइटी। एडोलेसेंस जैसे कि गर्ल्स और बॉयज दोनों हो गए, लेकिन यहाँ पे आपके बात हो रही है सिर्फ गर्ल्स की, ठीक है? स्पेशली गर्ल्स में क्या होते हैं, दे सफर फ्रॉम ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है? गर्ल्स ही क्यों? क्योंकि गर्ल्स सफ़र करती है मेंस्ट्रुएशन से, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, है ना? ऐसा बॉयज़ में तो होता नहीं है। तो इसलिए इस मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, आपका बॉडी से ब्लड रिलीज़ होता है ना? ब्लड का फ्लो होता है। तो इस वजह से क्या होता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ब्लड की कमी हो जाना, हेमोग्लोबिन की कमी होना, आयरन की कमी होना, विटामिन बी 12 की कमी होना, ये सब आम है गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए, ओके? तो अब इस फाइंड आउट अबाउट सच हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करेंगी। फटीग होगा उन्हें, फटीग यानी कि थकान, ठीक है? वीकनेस आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, साँस लेने में थोड़ी-सी ऊपर-नीचे होती है, और क्या होती है, पेल स्किन ड्यू टू एनीमिया, ओके? एनीमिया की वजह से क्या होता है, उनका स्किन पेल पेल के टाइप में, मतलब रूखा-रूखा दिखेगा, ढल ढल जाना मतलब क्या, चमक, ग्लो जो होता है कम हो जाता है, उसको पेल बोलते हैं, ओके? नाउ हाउ कैन वी मैनेज आयरन डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी? आयरन डेफिशिएंसी को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, और क्या 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 हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं इसमें? यही आपका एनीमिक होता है ना, जब आपका बॉडी जब एनीमिक हो जाता है तो क्या होता है कि आपको हेमोग्लोबिन में कमी आएगी, है ना? हेमोग्लोबिन कम होने का मतलब कि जो आपका ब्लड है, ठीक है? हेमोग्लोबिन आपका ब्लड में अगर हेमोग्लोबिन की कमी है, तो हेमोग्लोबिन क्या करते हैं, आपके ब्लड के ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और दूसरे-दूसरे जगह पे पहुँचाते हैं, ठीक है? तो अगर आपका हेमोग्लोबिन ही लो रहेगा, तो ब्लड जो है वो क्या दूसरी तरफ ऑक्सीजन को ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुँचा नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा, वो पर्सन टायर्ड फील करेंगे, वीक फील करेंगे, और डिज़ीनेस, उन्हें चक्कर टाइप का आने लगेगा। तो ये सारा चीज़ था, किसके लिए, मतलब आयरन डेफिशिएंसी अगर होगा, तो आयरन डेफिशिएंसी होगा तो हेमोग्लोबिन में कमी आएगी, है ना? चलिए, अब इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? हम लोगों को ऐसे फूड्स खाने होंगे जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन हो, भरपूर मात्रा में विटामिन बी 12 हो, है ना? तो ऐसे फूड्स कौन-कौन से हैं जिसमें आयरन भरे हो? जैसे कि स्पिनच हो गए, ठीक है? पालक, फिर पोमेग्रेनेट हो गए, और फिर ये बीट,
बीट हो गया आपका, ये सारे में क्या होते हैं? आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं। बी12 की अगर बात करें, तो विटामिन बी12 किसमें-किसमें होता है? यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे भी आपको बताया गया है। मीट, मिल्क, फिश, है ना? ये सारे विटामिन बी12 के सोर्सेस हैं। विटामिन बी12 जो है, 1 मिनट, विटामिन बी 12 जो है प्राइमरीली हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं। ओके, ये देखो, विटामिन बी 12 इज प्राइमरीली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स। तो एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, मिल्क, फिश, पोल्ट्री, एग, और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स, तो उनसे हमें विटामिन बी 12 मिलते हैं। ओके, चलिए, तो आप इस तरह के सोर्सेस आप ले सकते हो आयरन डेफिशिएंसी में, है ना? और क्या? और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो, लेंटिल्स ले सकते हो, मीट वगैरह तो आप ले ही सकते हो, है ना? चलिए, अब क्या है आपका क्वेश्चन? फाइंड आउट अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एम टू प्रिवेंट सच डेफिशिएंसीज। ऐसे गवर्नमेंट के स्कीम्स जो इस डेफिशिएंसी को एम करते हैं ताकि वो उसकी कमी पूरी हो जाए, मतलब कमी ना रहे। तो ऐसे स्कीम्स जैसे कि फर्स्ट क्या है आपका, मिड डे मील स्कीम। ठीक है, मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन, जिसमें दिन के समय बच्चों को खाना दिया जाता है ना। आपका स्कूलिंग के टाइम में स्कूल आपका पढ़ा लिया जाता है, उसके बाद बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपका मिड डे मील स्कीम हो गया, है ना? इस डेफिशिएंसी से बच्चे भी बचते हैं। देन अब क्या है आपका एएमबी यानी कि एनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, ये आपका एक गवर्नमेंट स्कीम हो गया। फिर क्या है एनआईपीआई, मतलब नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। और क्या है डब्ल्यूआईएफएस, डब्ल्यूआईएफएस का क्या है, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। ओके, आयरन फॉलिक एसिड भी वही होता है, आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड भी सप्लाई किया जाता है वीकली। तो ये आपका डब्ल्यूआईएफएस हो गया। और क्या एक है द पोषण अभियान। पोषण अभियान में क्या है, इसी को क्या कहा जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, तो ये सारे स्कीम्स जो है गवर्नमेंट निकाल चुके हैं ताकि इस तरह के, मतलब आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी बच्चों में ना हो। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं एक साइंटिस्ट की। ठीक है, ये कौन है? ये है डोरोथी हॉडकिन। ठीक है, हॉजकिन, जो भी आप पढ़ो, डिपेंड्स ऑन यू। डोरोथी हॉजकिन was a brilliant scientist who studies the structure of vitamin B12। इन्होंने क्या स्टडी किया था? ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या स्टडी किया था? विटामिन B12 का स्ट्रक्चर को इन्होंने स्टडी किया था। और 1964 में इस इन्हें जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये नोबेल प्राइज जीती थी। ठीक है, और ये तीसरी ऐसी महिला है जिसे नोबेल प्राइज जिसने जीता है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ओके, नाउ विटामिन बी 12 जो है आप लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं बता दे रही हूँ। विटामिन बी 12 जो है हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना? और जैसे कि बहुत सारे विटामिन्स जो है हमारे बॉडी में जाकर नहीं बनते हैं, हमें उसे कहाँ से लेना पड़ता है? जो भी फूड होते हैं हमारे पास अवेलेबल सोर्सेस, फूड सोर्सेस जो होते हैं जिनसे, उनसे हम लोग विटामिन्स लेते हैं, है ना? जैसे कि बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो उन उन फूड्स को हम लोग खाते हैं और उससे हमें विटामिन्स मिलता है। तो इसी तरह से विटामिन बी 12 भी हमें वैसे ही मिलता है। यहाँ पे भी आपकी सोर्सेस की बात की गई है विटामिन बी 12 की, तो ये सारे आपके सोर्सेस हो गए। ओके, ये मैं आपको अभी डिस्कस की थी। चलिए, अब बढ़ते हैं पर्सनल हाइजीन की ओर। पर्सनल हाइजीन हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ठीक है, ये आपको इस टॉपिक में पता चलेगा, है ना? इसमें क्या है, बिसाइड्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को तो हमें ध्यान देना ही है, साथ साथ हमें पर्सनल हाइजीन के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना है। ठीक है, मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन particularly in the armpits and the pubic region may protect us from potential infections। हमारा बॉडी का हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
पर्टिकुलरली आपके आर्मपिट्स एरिया में, प्यूबिक एरियाज़ में आपको हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, है ना? ताकि आप इन्फेक्शन से बच सको। तो इन्फेक्शंस ना हो इसलिए आप लोग प्रॉपर्ली बॉडी को क्लीन करोगे, स्पेशली दीज़ एरियाज़, ओके? For girls, maintaining proper hygiene during menstruation is essential for both comfort and health. गर्ल्स लोग के लिए क्या है, menstruation के टाइम में उन्हें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उन्हें थोड़ा-सा कंफर्ट भी फ़ील हो और उनके लिए हेल्थ के लिए भी सही हो, ठीक है? मेंस्ट्रुअल hygiene can be maintained by using items such as sanitary pads and reusable cloth pads designed for this purpose. फॉर मेंटेनिंग हाइजीन, ये जो आपका सैनिटरी पैड्स वगैरह हो गए, रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स हो गए, इसी पर्पस के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है? ताकि जो गर्ल्स है, जो विमेन्स है, उन्हें कंफर्ट मिल सके और उनकी हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखा जा सके, ओके? नाउ गवर्नमेंट आल्सो अटेम्प्ट टू प्रोवाइड these products free of charge and at low price to improve the menstrual hygiene of girls and women. गवर्नमेंट जो है बहुत सारे अटेम्प्ट्स की है ताकि आपके मतलब गर्ल्स के, विमेन्स के मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे को इम्प्रूव किया जा सके। इसके लिए वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है आपकी, वो आपको फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सैनिटरी पैड प्रोवाइड करती है, ठीक है? या फिर बहुत ही लो प्राइस में आपको प्रोवाइड करती है। एज अ सोसाइटी वी शुड ऑल मेक एफर्ट्स to ensure the availability of necessary facilities in school and public places to promote menstrual hygiene. मतलब क्या है कि एज सोसाइटी हमें भी हमारा एफर्ट्स देना चाहिए ताकि जो जो भी फैसिलिटीज हैं, नेसेसरी फैसिलिटीज, वो सारे स्कूल्स में, पब्लिक एरियाज में अवेलेबल हो, ठीक है? अवेलेबल हो ताकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है उसको प्रमोट किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, ओके? Collectively, we should move forward, reducing any stigma around sanitary pads. Reducing any stigma around sanitary pads मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसे मतलब कि ओपनली किसी भी इस सैनिटरी पैड्स के बारे में बात करना, नॉर्मल कन्वर्सेशन अबाउट मेंस्ट्रुएशन और एंड मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, है ना? ना कि किसी शर्म के, ये इसमें शर्माने वाली क्या बात है? ये तो सभी को होता है ना? हर गर्ल्स को, हर विमेन को ये सब फेस करना पड़ता है। और फिर क्या होता है, जब आप भी बड़े होते हो जैसे कि बॉयज, तो उन्हें भी सब कुछ मालूम होना चाहिए ताकि वो अपने फैमिली के लिए कुछ भी मतलब ज़रूरत पड़े तो वो आगे स्टैंड ले सकें, है ना? कुछ भी दिक्कतें हों तो वो आप उसको समझ सको। इसलिए ऐसे जो शर्म वाली बात है, वो सबको हमें रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है? इसको प्रमोट करना मतलब जो भी आपका नेसेसरी फैसिलिटी है, उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है? अवेयरनेस को प्रमोट करना चाहिए अबाउट सैनिटरी पैड्स एंड हेल्पिंग इन द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, और हमें हेल्प इस तरह से हेल्प कर सकते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने में, ओके? चलिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू disposed of used sanitary pads properly by wrapping them in a newspaper and disposing it inside the dustbin. ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो सैनिटरी पैड्स होते हैं, जो भी यूज्ड सैनिटरी पैड्स होते हैं, उनको न्यूज़पेपर में रैप करके डिस्पोज करना चाहिए इनसाइड अ डस्टबिन। ये नहीं कि बाहर में इधर-उधर कहीं पे भी फेंक दिए, है ना? और ओपनली उसको फेंक दिए। उसको रैप करके ही हमेशा फेंकना चाहिए, है ना? दिस इज़ टू इंश्योर कम्युनिटी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट क्लीनलीनेस, ठीक है? यहाँ तो आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन को के बारे में बात हो रहा था। अब आप यहाँ पे इस तरह से ये स्टेप्स फॉलो करके क्या कर सकते हो, कम्युनिटी की हेल्थ और एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस के बारे में देख सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है? दिस इज फॉर ओनली फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स, ओके? तो उन्हें इस तरह से करना चाहिए ताकि कम्युनिटी का आपका हेल्थ जो है वो
सिक्योर हो सके और एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहे। These days biodegradable sanitary pads are also available and are environmental friendly. Biodegradable sanitary pads मतलब जो डिकम्पोज हो जाए बाद में, है ना? तो वो क्या होंगे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे, वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करेंगे। तो आजकल वो भी अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। क्या है? साइंस एंड सोसाइटी। यहाँ पे थोड़ी-सी सोसाइटी की बात हो जाए, है ना? To support menstrual hygiene, the government also introduced several initiatives. गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं ताकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वो मेंटेन हो सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। उसके लिए क्या-क्या इनिशिएटिव्स किए गए हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, एमएचएस, ठीक है? इस स्कीम के अंडर क्या होता है, जो गवर्नमेंट है इंडिया के, वो सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करते हैं और कैसे प्रोवाइड करते हैं? फ्री ऑफ चार्ज। उनका पैसा नहीं लगता है या फिर बहुत ही कम पैसा लगता है। और किसे प्रोवाइड करते हैं? टू द एडोलेसेंट गर्ल्स इन रूरल एरियाज़। गाँव वगैरह में, ठीक है? जिस जगह में आपको अवेलेबिलिटी कम होती है, जहाँ पे दुकान वगैरह, शॉप्स वगैरह नज़दीक में नहीं होते हैं, उस जगह के गर्ल्स को, एडोलेसेंट गर्ल्स को, जो गवर्नमेंट है, वो बहुत ही लो प्राइस में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करती है, ओके? अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं टू एजुकेट गर्ल्स अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। उन्हें, गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ, ओके? नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ओके? आरकेएस के। इनका क्या एम होता है? ये इनका एम होता है टू इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट्स। जो भी ओवरऑल हेल्थ है, उनके उन पे मतलब इनका ध्यान रहता है, ठीक है? इनका ऑब्जेक्टिव है कि एडोलेसेंट्स के ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, और साथ ही इंक्लूड मतलब कि मेंस्ट्रुअल और हेल्थ और हाइजीन के भी ध्यान दिया जाए। इट इनकरेज पीयर एजुकेशन where older students help younger ones to learn about these topics. इसमें क्या होता है? पीयर एजुकेशन को इनकरेज किया जाता है। पीयर मतलब एक-दूसरे से आप लोग सीख सकते हो। जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि बड़े-बड़े स्टूडेंट्स हैं, एल्डर स्टूडेंट्स, वो अपने यंगर भाई-बहन को या फिर अपने छोटे जूनियर्स को समझा सकते हैं, इन टॉपिक्स के बारे में उन्हें बता सकते हैं, है ना? तीसरा क्या है? सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। इसके अंडर क्या है? बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में। इतना प्राइसेस रखा जाता है कि सभी कोई खरीद सकें, ठीक है? थ्रू जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र वगैरह जो बने रहते हैं, उनमें सैनिटरी पैड्स जो है, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स अवेलेबल होते हैं और वो अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल होते हैं ताकि उन्हें प्रोवाइड किया जा सके। The initiative aims to improve access to menstrual hygiene products for women and adolescents girls। सारे भी चीज़ों का इनिशिएटिव क्या है, एम क्या है? ताकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन किया जा सके, ठीक है? चलिए, अब क्या है? स्टेट लेवल इनिशिएटिव। इसमें क्या है? वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रोग्राम्स सच एज द सुची स्कीम इन कर्नाटका एंड फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम्स इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड ओडिशा। ये बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, वो भी अपना प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे कि सूची स्कीम हो गया, ठीक है? जो कर्नाटका में है। बहुत सारे आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्कूल्स में क्या करती है, सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है? आंगनबाड़ी केंद्र में आपको मिल जाएँगे, ठीक है? और हॉस्पिटल्स वगैरह में आपको मिल सकते हैं। तो अलग-अलग जगह में आपको गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है सैनिटरी पैड्स, ताकि हर एक इंसान जो है इसको यूज़ कर सके। छोटे-बड़े हर अमीर-गरीब लोग इसको यूज़ कर सकें, है ना? कर्नाटका में एक सूची स्कीम चलाया गया था, ठीक है? सूची स्कीम एक प्रोग्राम चलाया गया था, जो इसी को क्या एम करता है। देन यहाँ तमिलनाडु और ओडिशा में जो है फ्री नैपकिन
फ्री सैनिटरी नैपकिन को आपको वहाँ पे मिलता था। फ्री सैनिटरी नैपकिन्स जो है प्रोवाइडेड थे वहाँ, ठीक है? कहाँ पे? तमिलनाडु और उड़ीसा में। दीज़ प्रोग्राम्स एम टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी पैड्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, ओके? वही चीज़ है। चलिए, अब बढ़ते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में। 6.4.3 जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, वो हमारे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो एडोलेसेंस के पीरियड के टाइम में भी जो भी एडोलेसेंस हैं, उन्हें भी ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? तो अब क्या है, अब आप आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप क्या है रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो? आप किस गेम्स और स्पोर्ट्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हो? है ना? तो अगर आप नहीं करते हो, तो अब से करना स्टार्ट कर दो, है ना? क्योंकि आपके बॉडी के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़, खेल-कूद करना, ठीक है? ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? These activities will keep your body and mind fit and healthy. आपके बॉडी और माइंड को फिट और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। देन एंड बिल्ड अप योर स्टैमिना, आपके स्टैमिना को बूस्ट अप करते हैं एंड बूस्ट योर माइंड टू, ओके? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। क्या है? बैलेंस्ड और सोशल लाइफ। Balanced social life. We all live in a society and interact with each other in our day to day life. हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं हर दिन, ठीक है? और क्या है? वी शुड ऑल बी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। हम लोगों को सभी से रिस्पेक्टफुल तरीके से पोलाइटली एक दूसरे से बिहेव करना चाहिए, ठीक है? दिस हेल्प्स क्रिएट अ फेवरेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट, ठीक है? ये एक फेवरेबल और सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हमें मदद करता है। सिंस एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ लाइफ marked by new experiences and emotions, we must be thoughtful and responsible while interacting with others. क्योंकि एडोलेसेंस एक स्टेज है लाइफ का जिसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को हम लोग फेस करते हैं, इमोशंस आते हैं बहुत सारे। तो हम लोगों को थॉटफुल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जब भी हम किसी और से इंटरैक्ट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ठीक है? वेदर इन पर्सन और थ्रू सोशल मीडिया, या तो सामने किसी पर्सन से बात कर रहे हो या फिर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उस समय भी हमें थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए, ओके? दिस इज द टाइम adolescent may feel attracted towards their peers, mimic their behavior, ठीक है? इस समय ही क्या होता है, एडोलेसेंस जो है एक दूसरे से अट्रैक्शन जो है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? यही एक टाइम होता है एडोलेसेंट का टाइम जिसमें एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होता है, ठीक है? एडोलेसेंस में वो क्या करते हैं, एक दूसरे का बिहेवियर को मिमिक करते हैं, ठीक है? कॉपी करते हैं एंड इमिटेट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ओके? नाउ टुडे दे ऑफन इंटरैक्ट विद ईच अदर ऑनलाइन। आज का क्या टाइम आ गया है कि जितने भी बच्चा हो गए, एडोलेसेंट हो गए, ठीक है? वो लोग क्या करते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब में क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है? ये आज का समय का हो गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सभी कोई एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? मतलब एक साथ मिल करके वो कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? कोलैबोरेटिव लर्निंग से क्या होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन ईच अदर एंड दे आर माइंडफुल, ठीक है? ये सारे चीजें हो गई। अब आ गई आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है? ये क्या करती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैव मेड ऑनलाइन platforms available for all to obtain information, make connections, interact, and share information with each other.
मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स है, उनसे हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं। जैसे कोई जैसे कि फ़ेसबुक हो गया, वहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, कनेक्शन बना, देन इंटरैक्ट करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं एक-दूसरे के साथ, है ना? वी शुड यूज़ दिस प्लेटफ़ॉर्म रिस्पॉन्सिबली फॉर द कलेक्टिव वेल-बीइंग ऑफ ऑल। और हमें इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, ताकि हम लोग कलेक्टिवली वेल-बीइंग इसका मतलब इसका प्रॉपर इस्तेमाल बढ़िया से कर सके पॉजिटिव वे में, ठीक है? समटाइम्स वी नोइंगली और अननोइंगली यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स केयरलेसली। बहुत बार हम लोग जानते हुए भी और या फिर बिना जानते हुए भी गलती से ही हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को बहुत ही केयरलेसली यूज़ करते हैं। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स एंड टीचर्स कैन हेल्प यूज़ दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स पॉज़िटिवली। ठीक है? अगर कोई गलती हो जाए सोशल मीडिया में आप लोगों से, ठीक है? तो आप लोग गाइडेंस ले सकते हो अपने एल्डर्स से, अपने टीचर्स से, अपने प्लेटफ़ॉर्म्स से सॉरी अपने पेरेंट्स से, ठीक है? ताकि वो आपको पॉज़िटिवली गाइड कर सकें। ओके? अब आ गई बात साइबर बुलिंग की। साइबर बुलिंग मतलब जैसे कि इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, टीज़िंग किसी भी चीज़ का मज़ाक बनाना, मेकिंग फन एंड देन पर्सनल कमेंट्स करना, ठीक है? ये सारे हो गए साइबर बुलिंग, ठीक है? अब क्या है, साइबर बुलिंग इन्वॉल्व्स the use of digital devices such as phones, computers, online platforms to harass others by sending misleading messages, spreading false rumors, or sharing personal information without consent. साइबर बुलिंग क्या है? जो भी आपके डिजिटल डिवाइसेस यानी कि फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, उसमें जैसे कि किसी के भी गलत मैसेज को सेंड करना, कोई भी रूमर्स को फैलाना, स्प्रेड करना, ठीक है? अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप अंधाधुंध तरीके से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी और से पब्लिकली शेयर करे जा रहे हो, ये होता है साइबर बुलिंग, ओके? However, if someone tries to bully you, it is important not to feel scared or helpless. अगर आप इस तरह की चीज़ों में फँसते हो, जैसे कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर कर रहे हो और देन वो आपको थ्रेट कर रहा हो ठीक है? कुछ भी चीज़ों के लिए, तो इस तरह के सिचुएशन में आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है और हेल्पलेस फील नहीं करना है। इंस्टेड आपको क्या करना है, हैंडल करना है इसको वाइज़ली और आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो, टीचर्स से हेल्प ले सकते हो या फिर एल्डर ब्रदर सिस्टर से हेल्प ले सकते हो, ओके? Additionally, you should be cautious when uploading any picture online and sharing personal information with strangers. और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई पिक्चर अपलोड कर रहे हो या फिर किसी किसी के साथ जो भी स्ट्रेंजर्स हैं उनके साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो उसके पहले आप अच्छे से सोच समझ लेना, है ना? हर किसी के साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। अपनी जो आप पिक्चर अपलोड कर रहे हो वो आपका पब्लिकली शो नहीं करना चाहिए। आजकल तो ज़माना आ गया है भई, सब कुछ आपको ऑनलाइन बहुत सारे रील्स बना रहे हैं, सबको वायरल होना है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं कि चलो भाई वीडियो बना के हम लोग डाल रहे हैं, पिक्चर्स डाल रहे हैं और आपका आजकल का ही वो ज़माना आ गया एआई का, ठीक है? जो क्या करता है सिर्फ़ आपके फ़ोटो से आपका बड़ा-बड़ा कुछ भी वीडियो बना सकता है। उसी पिक्चर्स को आप लोगों को एडिट करके दूसरे पिक्चर्स को में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्म किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है और पब्लिकली आपको सब कुछ शेयर नहीं करना है, ओके? प्राइवेसी मेंटेन करके रखना है। नाउ लेट अस स्प्रेड अवेयरनेस। यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्या-क्या आपको करने चाहिए सोशल मीडिया आप जब यूज़ कर रहे हो और क्या-क्या नहीं करने चाहिए, वो सब चीज़ आपको इस टेबल में फिल करना है, ठीक है? Works in group to design posters and pamphlets about various aspects of responsible social media behavior and paste them.
एट द डेजिग्नेटेड प्लेसेस इन द स्कूल्स। आप कुछ पोस्टर्स और पैम्पलेट्स बना सकते हो इससे रिलेटेड, क्या-क्या आपको करने चाहिए, क्या-क्या नहीं करने चाहिए, ठीक है? इन सोशल मीडिया वो आप लोग बना सकते हो, ऐसे पोस्टर्स बना सकते हो, पैम्पलेट्स बना सकते हो और उसको स्कूल्स के डेजिग्नेटेड प्लेसेस में पेस्ट कर सकते हो, ओके? अब देखिए आपको क्या-क्या करने चाहिए और क्या-क्या नहीं करने चाहिए। आपको वहाँ भी क्या करना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, काइंड रहना है, ओके? कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचना है। ये नहीं कि धड़ल्ले से पोस्ट करते जा रहे हैं, हमको वायरल होना है भई, हम इसमें एकदम पूरा वायरल ही हो जाएँगे, ये डांस अगर मुझे आता है, तो मैं डांस में वायरल हो जाऊँगी। तो उससे पहले आप थोड़ा-सा सोच भी लेना कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ आपको सोचना है। आपको प्राइवेसी जो है मेंटेन करना है, बी माइंडफुल ऑफ प्राइवेसी। प्रोटेक्ट करना है अपने जो भी अकाउंट्स वगैरह हो गए, उसको प्रोटेक्ट करना है, प्राइवेसी में रखना है, ओके? और क्या-क्या नहीं करना है, आपको शेयर नहीं करना है अपने पर्सनल फ़ोटोज़ विथ एनी स्ट्रेंजर्स और वर्चुअल फ्रेंड्स। वर्चुअल फ्रेंड्स क्या हो गए? जो भी आपके डिजिटली जो फ्रेंड बने हैं, फ़ेसबुक वगैरह हो गए, इंस्टाग्राम्स हो गए, तो उसी की बात हो रही है। जो भी अननोन फ्रेंड्स हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, उनसे आपको पर्सनल फ़ोटोज़ नहीं शेयर करने हैं, ओके? अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस आपको नहीं शेयर करने हैं, ठीक है? किसी भी स्ट्रेंजर के साथ। आप कहाँ पे हो, किस जगह में हो, कहाँ आप मूव कर रहे हो, ठीक है? तो वो सब लोकेशन आपको शेयर नहीं करना है पब्लिकली, ओके? जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, कुछ भी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो सब आपको पब्लिकली शेयर नहीं करना है। यू कैन शेयर विथ योर ट्रस्टेड फ्रेंड्स, ओके? और द अनवेरिफाइड और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी कंटेंट होते हैं, सेंसिटिव कंटेंट, इन सबको आपको सर्कुलेट नहीं करना है, स्प्रेड नहीं करना है, ठीक है? किसी भी चीज़ को जैसे आप लोग पहले जान लो, देन शेयर एनीथिंग, ओके? तो ये सब आपका हो गया डूज़ और डोंट्स में। अब आपका क्या है 6.4.5 में अवॉइड करना है हार्मफुल सब्सटेंसेस, लर्न टू से नो। हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि अल्कोहल हो गए, ठीक है? सिगरेट्स वगैरह हो गए, टोबैको हो गए, ठीक है? ड्रग्स हो गए, ये सारी चीज़ों को आपको नो कहना है, ओके? Some people, including your peers, may tempt, persuade, force, or create pressure on you to consume harmful substances such as tobacco, gutka, cigarettes, bidi, alcohol, or even life-threatening illegal drugs. ठीक है? बहुत सारे peoples जो है, including your peers also, your friends also, आपको बहुत फ़ोर्स करेंगे, आप पे प्रेशर डालेंगे कि इन सारी चीज़ों को चलो भई ट्राई करके देखते हैं, कैसा टेस्ट लगता है, चलो ट्राई ही कर लेते हैं। चल मज़ा आएगा, एक बार तो ट्राई करके देख लें, टेस्ट तो पता चल जाएगा, है ना? तो इस तरह के झंझटों में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है? सिंस एडोलेसेंस इज़ मार्क्ड बाय क्यूरियोसिटी और एंड एक्साइटमेंट, ठीक है? जैसे कि आपको पता है एडोलेसेंस क्या है? इट इज़ फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट के चक्कर में आप जाके अल्कोहल मत ले लेना या फिर सिगरेट वगैरह, गुटखा वगैरह। चलो इसमें हमको क्यूरियोसिटी जगा है कि सिगरेट का टेस्ट कैसा होता है, कैसा लगता है धुआँ निकालने में। तो ये सब चीज़ के देखकर मतलब आप लोग ये मत करना कि हम लोग चलो ट्राई करते हैं। अगर आप एक बार इसको ट्राई करोगे तो फिर क्या है, आप लोग एडिक्टिव हो जाओगे, इसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? एडोलेसेंट माइट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच पीपल एंड ट्राई दीज़ सब्सटेंसेस, ठीक है? लेकिन आपको ये सब चीज़ नहीं करना है। These substances are not just harmful to physical and mental health, but also they are addictive, okay? ये सिर्फ़ हमारे फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को हार्मफुल नहीं करता है, हार्म नहीं करता है, बल्कि हमारे लिए एडिक्टिव हो जाता है, ठीक है? इन सब्सटेंस को अगर आप एक बार लोगे, तो फिर आपको दोबारा से मतलब माइंड आपका जो है ये सेंस भेजने लगेगा कि फिर से आपको इसको लेना है, ठीक है? Now this means that once people start consuming them, they develop a strong urge to take them, ठीक है? Again and again.
Now, over time, they start using them regularly. This is called substance abuse. ठीक है? बहुत टाइम के बाद क्या होता है, एक बार अगर ले लोगे तो फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अर्ज डेवलप हो जाएगा कि आपको दोबारा से फिर से लेते हैं और इस तरह से इसी को क्या बोलते हैं, अगर आप रेगुलरली इसको लेने लगो तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, सब्सटेंस अब्यूज़। Someone who is addicted today might have started once with just one time. जो आज भी इस टाइम में जो एडिक्टेड है, ठीक है, वो भी पहली चलो एक बार स्टार्ट किया जाए जस्ट वन टाइम, वो भी शुरुआत में यही सोचते हैं और वो आज देखो वो क्या है, एडिक्टेड हो चुके हैं। से नो टू एडिक्टिव सब्सटेंसेस द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। हमेशा आपको क्या करना है, नो कहना है ये सारे सब्सटेंसेस को, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो, चाहे वो कोई भी टाइम हो, चाहे वो हर बार हो, लेकिन आपको ना ही कहना है, कभी इसको यूज़ नहीं करना है। स्पेशली बॉयज़ को मैं ये बता रही हूँ, इंक्लूडिंग गर्ल्स आल्सो, बट स्पेशली बॉयज़ की तरफ ज़्यादा अटेंशन है। ओके? ये देखिए, इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है लंग्स का कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग अ सिगरेट और बीड़ी, ठीक है? बीड़ी अगर और सिगरेट वगैरह जो कोई लेता है, तो वो आधा तो स्मोक बाहर कर देता है, लेकिन बहुत सारे स्मोक जो होते हैं, वो अंदर भी जाते हैं, है ना? ये बहुत सारा स्मोक जो है वो अंदर जा रहा है और इससे क्या हो रहा है, हमारा लंग्स जो है अफ़ेक्ट हो रहा है, ओके? तो ये आपका कंडीशन था बिफोर टेकिंग द ड्रग्स और सिगरेट्स, ठीक है? ये सिगरेट्स का स्मोक के वजह से हुआ है। ये आपका लंग्स का कलर देखो, इसमें क्या हो गया, काला हो गया, ठीक है? तो बिफोर एंड आफ्टर यू विल सी द सिचुएशन, ओके? और आप अपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होगे, अगर कुछ भी गलत करोगे तो इसमें आपकी लाइफ में खतरे पड़ेगी, किसी और के लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है ना? किसी और को कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ़ आपको ही होगी। इसलिए पहले से ही आप लोग सीख लो ना कहने का, ठीक है? जब कभी भी आपको इस तरह की चीज़ों के को कोई पूछे, तो आप सीधा-सीधी ना कह देना, ओके? चलिए, अब क्या है, यूजिंग दीज़ सब्सटेंसेस इन सब्सटेंस को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लिए सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को बुला सकते हैं, है ना? तो आपको इन सब से दूर रहना है तो फिर इनको यूज़ नहीं करना है, ओके? जैसे कि सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इन सब से क्या होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज़ होगी, ठीक है? ब्रीथिंग डिफिकल्टीज़ होगी, मेमोरी लॉस हो जाएगा, डैमेज टू द लंग्स में भी डैमेज होंगे एंड डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस जिस तरह के आप सब्सटेंस को आप लोगे, उस तरह का डैमेज होगा आपके माइंड में, आपके बॉडी में, है ना? To stay healthy, it is important to completely avoid these substances and make healthy choices instead. आपको हेल्दी रहना है तो आपको इन सभी चीज़ों को कंप्लीटली अवॉइड करना होगा और हेल्दी चॉइसेस आपको लेने होंगे, जैसे कि अच्छी-अच्छी बैलेंस डाइट लेना, अच्छे-अच्छे फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स खाना, ये सभी चीज़। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेन फर्म एंड कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन टू से नो, ठीक है? अपने अपने क्या अपनी बातों पर अटल रहना, ठीक है? अपनी बातों में कॉन्फिडेंस रहना कि आपको क्या कहना है, नो जब भी आपको कभी ऐसा ये ऑप्शन मिले कि चलो भाई आज चलो अल्कोहल ट्राई करते हैं, तो इस तरह से आपको नहीं करना है, सीधे-सीधे उसको मना कर देना, उसको भगा देना भाई मार के, ठीक है? मार के ही भगा देना उसको, दोबारा पूछने ना पाए। Now, the first step to overcoming addiction is seeking help एंड सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रेंड्स। और मान लो जैसे कि कोई एडिक्टिव है, आप लोग को नहीं मैं बोल रही हूँ, जो पहले से एडिक्टिव है, ओके? उनको उनको क्या करना है, सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है? आप लोग अपनी फैमिली से हेल्प ले सकते हो, फ्रेंड से ले सकते हो, उसको छुड़वाने का तरीका ढूँढ सकते हो। नाउ टॉकिंग टू ट्रस्टेड पीपल जिन पे आपको ट्रस्ट है, उससे आप उन सारे पीपल पे उनसे बात कर सकते हो। सच एज़ पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है? काउंसलिंग एंड मेडिकल एडवाइस कैन आल्सो बी हेल्पफुल इन हैंडलिंग सच सिचुएशंस, ठीक है? मेडिकल एडवाइस और काउंसलिंग जो भी आपके लिए सही हो, काउंसलिंग उसका हो,
ठीक है? और आप कैसे इन सिचुएशन को हैंडल कर सकें, तो ये सारी चीज़ आपको मदद करेगी। रिमेंबर योर हेल्थ एंड योर फ्यूचर आर इन योर हैंड्स, चूज़ वाइज़ली। जो भी है, आपको क्या करना है, नहीं करना है, वो सब आपकी अपनी हाथों में है, ठीक है? तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखते हुए थॉटफुल डिसीजन आपका होना चाहिए और हमेशा आपको नो कहना है भई। नो पे मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ, आप लोगों सभी को बता रही हूँ, है ना? चलिए, साइंस एंड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान, ये चलाया गया था, किस लिए? ताकि हमारा भारत जो है नशा मुक्त हो सके। ये कब लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है? इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया नशा मुक्त भारत अभियान, ओके? इनका क्या मकसद था? To reach out the masses and spread awareness on the issues of avoiding substance abuse through active participation of the young women and the community. थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन यूथ और women और कम्युनिटी का हो, और इसमें क्या है, बहुत सारे मासेस को रीच करेंगे और उन सभी को अवेयरनेस स्प्रेड करना, ताकि जो सब्सटेंस अब्यूज है उनको उनको अवॉइड किया जा सके, ठीक है? इनका मकसद यही था, है ना? द स्पेशल फोकस इज ऑन प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज अमॉन्ग अर्ली एज चिल्ड्रन। इनका मेन फोकस क्या था? स्पेशल फोकस क्या था? टू प्रिवेंट सब्सटेंस अब्यूज अमॉन्ग द चिल्ड्रंस, स्पेशली adolescents, okay? The government has launched a national de-addiction helpline। जो भी गवर्नमेंट है वो क्या लॉन्च की है? कैसे एडिक्शन को हटाया जा सके, डी एडिक्शन, ठीक है? डी एडिक्ट कैसे किया जा सके, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर आपको गिवन है 144446, ताकि वो डील करेंगे कि कैसे वो ड्रग ड्रग एडिक्शन को रिमूव करेंगे, ठीक है? डी एडिक्ट होंगे और हेल्प ड्रग एडिक्ट्स, और उनको कैसे हेल्प करेंगे, ये इस हेल्पलाइन नंबर में पता चल जाएगा, ओके? द व्हाई क्वेश्चन फॉर एडोलेसेंस। We now understand different changes in adolescence and also know some ways to handle it with a sense of responsibility. ठीक है? He is saying this question, this one क्या बोल रहा है ये, कि हम लोग बहुत सारे चेंजेस जो है एडोलेसेंस में वो सब तो जान चुके हैं, और कैसे उसको हैंडल करना है विथ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी जान चुके हैं। तो ये क्या कह रही है? She is saying, but I wonder why these changes occur at this stage of life? क्यों सिर्फ इसी स्टेज में आपका ये सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है? ये सोचती है। तो क्या होता है, हम यही एडोलेसेंस पीरियड में ये सारे चेंजेस होते हैं। मेंस्ट्रुएशन होता है, बहुत सारे प्यूबर्टी के साइंस हमें दिखते हैं। ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू हार्मोन्स। हार्मोन क्या है? एक सर्टेन केमिकल्स है जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। हार्मोन्स क्या करता है? प्ले करता है क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी हार्मोन्स की वजह से हमारा अलग-अलग हमारे अलग-अलग बॉडी पार्ट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है, कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और साथ ही क्या होता है? प्रॉपर फंक्शनिंग होता है हमारे बॉडी का इसी हार्मोन्स की वजह से। दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड आर रिलीज्ड एट एन एप्रोप्रिएट टाइम इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। ये हमारे अलग-अलग पार्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स, ओके? और कब रिलीज़ होते हैं? एप्रोप्रिएट टाइम में रिलीज़ होते हैं, जब हमारा ब्रेन जो है सिग्नल्स को रिस्पॉन्स भेजता है, उस वक़्त हमारा हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है? तो इस टाइम में आपका एडोलेसेंट पीरियड में जो है हार्मोन्स आपके रिलीज़ होते हैं, ओके? कुछ-कुछ हार्मोन्स, तो इसी हार्मोन्स के वजह से बहुत सारे मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सम हार्मोनल इन्फ्लुएंस सम बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? हमारे मूड और बिहेवियर को, ठीक है? तो ये सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारा इतना सारा चेंज होता है बॉडी में, ओके? चलिए, तो आपका चैप्टर हुआ यहाँ पे समाप्त। उससे पहले क्या है? बाय स्टेइंग इन्फॉर्म्ड,
seeking support and guidance when needed, and make healthy decisions, you can build a strong foundation of your life ahead. Okay, ये आपके लिए एडवाइस दिया गया है। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझ लेना। वीडियो में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट करना, ओके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन जो है जब भी वीडियो डालो तो मिल जाए, है ना। और जो भी बच्चे देख रहे हो अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर कर लेना। चलिए, अब आपका ये जो नटसेल है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ओके? ये आपका क्वेश्चन आंसर जो है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।